चलो साहब, हाँ। अब 21 सितंबर को पेपर होगा ना वीडियो का, है ना। वीडियो का पेपर है 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर को जो वीडियो का पेपर होगा आपका, उस वीडियो के पेपर के लिए हम 2-3 क्लासेस करंट अफेयर की देख लेते हैं आपके पास। ठीक है। अब जिनका तो 21 सितंबर को पेपर है वीडियो का, वो लोग तो करंट अफेयर उन्होंने तो करना ही करना है तैयार। पर जिनका पेपर नहीं भी है ना, तुम में से बहुत सारे लोग तैयारी में अभी नए नए हो, तो आप लोग भी इस करंट अफेयर को ना अपना एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना। क्योंकि आपका पेपर करवाता है यूके ट्रिपल एस सी। और यूके ट्रिपल एस से बेटा जो करंट अफेयर पूछता है ना, वो 1.5-2 साल पुराना प्रश्न आपके पास करंट अफेयर से पूछ लेता है। तो जो करंट अफेयर की क्लास हम यहाँ पर लेंगे ना, आज कल और परसों, मतलब जो 3 दिन हमारे रहेंगे उत्तराखंड में, वो करंट अफेयर्स की क्लासें रहेगी। और इस करंट अफेयर की क्लास में हम ना 2023 से लेकर और सितंबर 2025 तक, आज तक के करंट अफेयर्स के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा आपके पास करेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आदमी एक तो सबसे पहले जो घटनाएं घटित होती है हाल ही में, जो करंट की जो घटनाएं होता है, उनमें अपडेट रह जाता है कि साहब कहाँ क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा, कहाँ क्या बन रहा, कब क्या हुआ, इस चीज़ में अपडेट रह जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है करंट अफेयर्स पढ़ने का कि आप चीज़ों को लिंक करना सीख जाते हो कि साहब अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक, पहले से इसका हिसाब किताब क्या था, क्या चल रहा था, क्या बदलाव हो गया, तो चीज़ें मतलब कनेक्ट हो जाती है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। जैसे हम कोई पुरस्कार यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो हम उस पुरस्कार का इतिहास देखेंगे, उसकी शुरुआत देखेंगे, सबसे पहले किसको दिया गया, है ना आपके पास। तो करंट अफेयर्स बढ़िया टॉपिक होता है आपके पास एक। और करंट अफेयर्स को जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, वो हम आपके पास क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट नहीं पढ़ेंगे, हम थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे यहाँ पे करंट अफेयर्स को अपनी आने वाली 3 क्लासों में, और खूब डिटेल्स में पढ़ेंगे और बढ़िया से अपने फैक्ट तैयार कर लेंगे आपके पास। कोई भी टॉपिक आ जाए, एक भी टॉपिक, तो उसके खूब अच्छे फैक्ट हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के आपके पास लिख देंगे। ठीक है। अब देखो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में मेरे को पढ़ना क्या क्या है। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स में मेरे को पढ़ने हैं सबसे पहले प्रमुख पुरस्कार, कि 2023 से लेकर और 2025 तक कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं। देखो साहब, उत्तराखंड में व्यक्तियों को ना 2 प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं। एक पुरस्कार तो भैया उत्तराखंड सरकार देती है या उत्तराखंड की कोई संस्था दे देगी, और एक पुरस्कार भारत सरकार देती है या भारत की कोई संस्था दे देगी। तो अभी जो हम पुरस्कार पढ़ेंगे ना, प्रमुख पुरस्कार, वो हम उन पुरस्कारों के ऊपर बात करेंगे जो उत्तराखंड सरकार द्वारा या उत्तराखंड की किसी संस्था द्वारा उत्तराखंड के व्यक्ति को दिए जाते हैं आपके पास। प्रमुख पुरस्कारों के अलावा हम प्रमुख इवेंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से हमारे राज्य में हुए हैं। ठीक है, उन सम्मेलनों के ऊपर चर्चा कर लेंगे। प्रमुख खेल खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा कर लेंगे। प्रमुख व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा कर लेंगे आपके पास कि चर्चित व्यक्ति कौन कौन रहे हैं आपके पास। जैसे आपने आजकल सुना होगा ना, कुछ लोगों का नाम खूब चल रहा है, जैसे वो ढोल वादन गर्ल आपके पास है, मशरूम गर्ल आपके पास है। तो जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं 2023 से लेकर 2025 तक हमारे पास, उन चर्चित व्यक्तियों के ऊपर हम क्या कर लेंगे, चर्चा आपके पास कर लेंगे। अब ऐसे नहीं कि शुद्ध लारे किसी को उठाकर उसको नाम लिखा दिया ना, जो थोड़ा फेमस रहा हो 2023 से लेकर 2025 तक, जो फेमस व्यक्ति हमारे पास रहा हो, उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। प्रमुख नियुक्तियां, इनको तो हम करंट की पढ़ेंगे कि जैसे लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उत्तराखंड मानव संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आपके पास कौन है, महिला अधिकार आयोग की अध्यक्ष भी कौन है, उसके बारे में हम देख लेंगे। इसके अलावा जो 2023 से 2025 तक प्रमुख फिल्में रही हैं, प्रमुख पुस्तकें रही हैं, उनके ऊपर हम आपके पास चर्चा कर लेंगे। उत्तराखंड सरकार ने 2023 से लेकर 2025 तक कौन कौन से कानून उत्तराखंड में बनाए हैं, कौन कौन से विधेयक लाए हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे। प्रमुख ऐप कौन कौन से सरकार ने लॉन्च करे हैं, प्रमुख पोर्टल कौन कौन से लॉन्च करे हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे। सूचकांक पढ़ लेंगे कि भैया देश में हमारा स्थान क्या चल रहा है, हमारे जिलों का स्थान क्या चल रहा है, राज्य की स्थिति क्या चल रही है। जैसे शिक्षा में हमारा कौन सा स्थान है, स्वास्थ्य में हमारा कौन सा स्थान है, सतत विकास में हमारा कौन सा स्थान है, अब ये होते क्या है, सब चीजों के ऊपर चर्चा कर लेंगे। प्रमुख ऑपरेशन पढ़ लेंगे आपके पास, जैसे आजकल ऑपरेशन धराली चला था ना ऊपर, जब आपदा आई थी, चला था ना, आपदा से लोगों को राहत दिलाने के लिए ऑपरेशन धराली चला था ना आपके पास ऊपर, तो उसको पढ़ लेंगे आपके पास। चर्चित स्थल पढ़ लेंगे, जैसे आपने सुना होगा कि लंका में साहब देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बन रहा है, मुनस्यारी में राज्य का पहला बुरांश उद्यान लगाया जा रहा है,
उत्तरकाशी के राड़ी टॉप में देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क लगाया जा रहा है। तो सब चर्चित स्थान आपके पास पढ़ लेंगे और कुछ मिक्स आपके पास पढ़ लेंगे। कुछ करंट अफेयर्स तो ऐसा होता है जो मिक्स टाइप का होता है, उसको देख लेंगे आपके पास। तो सबसे पहले आज हमने 3 टॉपिक अपने करंट अफेयर्स की क्लास में कवर करने हैं। कितने टॉपिक? 3 टॉपिक। पहला टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार का, इस टॉपिक को अपन क्लियर करेंगे। दूसरा आपके पास है प्रमुख पोर्टल का, इसको क्लियर करेंगे। और तीसरा आपके पास है प्रमुख ऑपरेशन का। इन 3 टॉपिकों को आज की क्लास में हमने क्या करना है, आपके पास कवर करना है। और इनको हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया ढंग से हम इनको आपके पास क्या करेंगे, कवर आपके पास करते हुए चलेंगे, ताकि दोबारा ये चीजें अगर कभी हमारे सामने आए तो हमको दिक्कत ना हो इनको फेस करने में आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार। तो आप लोग क्या हेडिंग डालोगे? उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार आप लोग हेडिंग डाल देना। अब देखो साहब, अगर तुम लोग यहां पर लिखने का काम करना चाहते हो तो लिखने का काम कर सकते हो। अगर ना करना चाहो तो ये वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा और आपके ग्रुप में डाल दूंगा वीडियो को लिंक, आप वहां से देख सकते हो वीडियो को। ठीक है ना। सुबह मैंने एक क्लास पढ़ाई थी आपके पास, तो मैंने पीपीटी सेव करी हुई अपने पास। सुबह जो मैंने पढ़ाया वही मैंने सेव करा हुआ है और उसी चीज को मैं आपको पढ़ा देता हूं। अगर बात करी जाए उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कारों के ऊपर ना बेटा, प्रमुख पुरस्कार, अगर हम उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कारों की बात करें ना, तो उत्तराखंड में नागरिकों को, मतलब उत्तराखंड के व्यक्तियों को यहां पर जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया जाता है ना, वो दिया जाता है उत्तराखंड गौरव सम्मान। कौन सा? उत्तराखंड गौरव सम्मान आपके पास। जैसे एशिया का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ना, वो रैमन मैग्सेसे है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। विश्व का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान नोबेल पुरस्कार है। वैसे उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ना, यहाँ के नागरिकों को दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा सम्मान है वो उत्तराखंड गौरव सम्मान है। लेकिन उस उत्तराखंड गौरव सम्मान से पहले ना कुछ और पुरस्कारों को आपके पास डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला पुरस्कार है आपके पास भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार। क्या है पुरस्कार का नाम? भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार है। अब भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार नाम ही लग रहा है किसी का, है ना, जानवर तो नहीं लग रहा ना कोई। भैरव दत्त धूलिया, चाचा ही होगा कोई ना कोई। कौन है ये चाचा? तो ये चाचा ऑलराउंडर आदमी है, भैरव दत्त धूलिया। ये तो स्वतंत्रता सेनानी भी है, देश की आजादी के लिए भी लड़ा चाचा। दूसरा आपके पास जो ये भैरव दत्त धूलिया है, ये आपके पास पत्रकार भी है। देखो, स्वतंत्रता सेनानी भी है, पत्रकार भी है आपके पास। तो हमारे राज्य में अगर कोई व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा, अगर हमारे राज्य में कोई व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, तो उसको जो पुरस्कार दिया जाता है ना, उस पुरस्कार का नाम है भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार। क्या है पुरस्कार का नाम? भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार आपके पास है। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या प्रश्न बनेगा? सबसे पहले आपके पास प्रश्न बनेगा कि उत्तराखंड में भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बोलोगे गुरुजी, उत्तराखंड में भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में, रिपोर्टिंग के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति उत्तराखंड में अच्छा काम कर रहा, तो उसको कौन सा पुरस्कार मिल जाएगा? भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार मिल जाएगा। गुरुजी, जो ये भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार है, इस पुरस्कार को देने की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? तो आप बोलोगे गुरुजी, इस पुरस्कार को उत्तराखंड में देने की शुरुआत हुई 2023 में। 2023 से उत्तराखंड में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार। जब 2023 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले बेटा ये पुरस्कार मिला था उत्तराखंड के पत्रकार जय सिंह रावत को। 2024 में मिला था राजीव लोचन शाह को, और 2025 में मिला था रमेश गैरोला का, जिनको आपके पास पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार की शुरुआत 2023 में हुई। अब तक 3 व्यक्तियों को ये उत्तराखंड में मिल चुका है। सबसे पहले जय सिंह रावत को मिला था, 2024 में राजीव लोचन शाह को मिला था, और 2025 में रमेश गैरोला को मिला था, जिन्हें पहाड़ी उपनाम से आपके पास जाना जाता है। अब देखो, पेपर में कितना बढ़िया प्रश्न आपके पास बन जाएगा ना। पेपर में आपके पास प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किस एक व्यक्ति को उत्तराखंड में पत्रकारिता के क्षेत्र में
भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार नहीं मिला है। तो अब तक 3 ही लोगों को मिला केवल। कितने लोगों को? 3। पहला है कौन? जयसिंह रावत, दूसरा है राजीव लोचन शाह, और तीसरा है रमेश गैरोला, जिनको हम पहाड़ी बोल लेते हैं। तीनों पत्रकार हैं। लेकिन इन तीनों पत्रकारों में जो मैं सबसे महत्वपूर्ण पत्रकार मानूंगा ना, सबसे महत्वपूर्ण जो रिपोर्टर मानूंगा, वो है जयसिंह रावत। वो कौन है? जयसिंह रावत। क्योंकि जयसिंह रावत रिपोर्टर के साथ साथ आपके पास एक साहित्यकार भी है, मतलब किताबें भी लिखता। चाचा जी किताबें भी लिखते, और इनकी 2 किताबें बड़ी फेमस हैं। जयसिंह रावत की पहली किताब का नाम है स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता। मतलब जब देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस लड़ाई में उत्तराखंड की पत्रकारिता ने क्या भूमिका निभाई। तो पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता पुस्तक के लेखक कौन है? जयसिंह रावत आपके पास है। और दूसरी किताब भैया इन्होंने उत्तराखंड की जनजातियों के ऊपर लिखी है। कितनी जनजातियां हैं उत्तराखंड में? 5 है ना, थारू, जौनसारी, बोक्सा, भोटिया और राजी। सबसे ज्यादा जनसंख्या थारू की है, सबसे कम जनसंख्या आपके पास राजी की है। गढ़वाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या जौनसारी की है। किसकी है? जौनसारी की आपके पास है। तो जो 5 जनजातियां हैं ना उत्तराखंड की, उन 5 जनजातियों के इतिहास के ऊपर जयसिंह रावत ने किताब लिखी है, उत्तराखंड में जनजातियों का इतिहास। उत्तराखंड में जनजातियों का इतिहास आपके पास। उत्तराखंड में कितनी जनजातियां हैं बेटा? 5 जनजातियां हैं। कितनी जनजाति है? 5 जनजातियां। उत्तराखंड की जो आपके पास 5 जनजातियां हैं, 5 जनजातियां, इन 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा कब मिला? दर्जा। तो आप बोलोगे साहब उत्तराखंड में 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा 1967 में मिला था। कब मिला था? 1967 में। किस कमेटी की सिफारिश पर मिला था? तो आप बोलोगे गुरुजी उत्तराखंड में 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा लोकपुर कमेटी की सिफारिश पर मिला था। किस कमेटी की सिफारिश पर? लोकपुर कमेटी की सिफारिश पर। और ये लोकपुर कमेटी बनी थी बेटा 1965 में। 1965 में। कब बनी थी? 1965 में आपके पास बनी थी। तो ये 2 किताबें हैं जयसिंह रावत की, इनको ध्यान रख लेना। अब देखो बात किसकी हुई है? पत्रकारिता की हुई है ना। पत्रकारिता मतलब रिपोर्टिंग। और जब भी बात करी जाए पत्रकारिता की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को ना कुछ न्यूज़पेपर के नाम ध्यान रखने हैं। कुछ न्यूज़पेपर के क्या रखने हैं? नाम आपको ध्यान रखने हैं। देखो अगर भारत में हम पत्रकारिता की बात करें ना, तो सबसे पहले जिस समाचार पत्र का नाम तुमको ध्यान रखना है, उस समाचार पत्र का नाम है बंगाल गजट। उस समाचार पत्र का नाम क्या है? बंगाल गजट आपके पास है। तुम सोचो लगे हुए लिखने में, मेरे से वो ले लेना, क्या पीडीएफ ले लेना इसका, मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, इसको लिंक में डाल दूंगा वीडियो का, आप वहां से इसको आराम से लिख लेना। अभी आप केवल लेक्चर का क्या लो, आनंद लो, ठीक है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे राज्य में जो पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम क्या है? भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार आपके पास है। क्या है? भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार आपके पास है। 3 लोगों को अब तक मिल चुका है, जयसिंह रावत, आपके पास राजीव लोचन शाह और रमेश पहाड़ी को। इन 3 लोगों को अब तक ये पुरस्कार मिल चुका है। 2023 से इसकी शुरुआत आपके पास हुई थी। अगर भारत में कभी पत्रकारिता की बात करी जाए, तो सबसे पहले आपको एक समाचार पत्र ध्यान रखना है, बंगाल गजट। इस बंगाल गजट का जो दूसरा नाम है ना बेटा, वो है द ओरिजिनल कोलकाता जर्नल एडवर्टाइजर। इस बार से पुलिस या किसी एग्जाम में पूछा हुआ भी था ये प्रश्न आपके पास ना। तो बंगाल गजट का जो दूसरा नाम है वो है द ओरिजिनल कोलकाता जर्नल एडवर्टाइजर। गुरुजी क्या यू अखबार है? एक अखबार। क्या है? एक अखबार है, एक समाचार पत्र। जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला होता ना, तो वैसे है एक अखबार, द बंगाल गजट। देखो ये जो बंगाल गजट नाम का समाचार पत्र है ना, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है ये। भारत में अगर कोई न्यूज़पेपर सबसे पहले छपा, सबसे पहले निकला, तो वो कौन है? बंगाल गजट। गुरुजी कब निकला? 29 जनवरी 1780 को। अखबार पर न्यूज कौन लिखता? संपादक। इसका आपके पास संपादक कौन है? जेम्स सिक्के। कौन है? जेम्स सिक्के। इस जेम्स सिक्के ने ना अंग्रेजों के खिलाफ लिखा इस समाचार पत्र में। अंग्रेजों के खिलाफ तो लिखा ही लिखा, पर उनकी बीवियों के खिलाफ भी लिखा। 1782 में बंद कर दिया समाचार पत्र। और ये जो समाचार पत्र था ना, 2 पेजों में छपता था केवल, और 3 कॉलम में छपता था।
अब कॉलम का मतलब गुरुजी, जैसे हमारा शनिवार का पेपर होता तो ये पेपर है ना, ये कितने पेजों में निकलता, 3 पेजों में निकलता, और कितने कॉलम दिख रहे तुमको इस पेपर में, एक ये है, एक है, 2 कॉलम है ना। तो ये समाचार पत्र निकलता था 2 कॉलम, 2 पेज में और 3 कॉलम में। कितने कॉलम में, 3 कॉलम में आपके पास। और भाषा इसकी क्या थी, अंग्रेजी। तो प्रश्न क्या बनेगा, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब निकला, 29 जनवरी 1780 को। संपादक कौन था, जेम्स सिक्के। बंद कब हुआ, 1782 में। और वादा की भाषा क्या थी, अंग्रेजी। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। क्या है, हिंदी। तो हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है, तब आप बोल दोगे उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा में सबसे पहले भारत में जो समाचार पत्र निकला वो कौन है, उदंत मार्तंड है। भारत में प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला न्यूज़पेपर है ये। 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन हुआ था। जुगल किशोरी इसके क्या हुआ करते थे, संपादक आपके पास हुआ करते थे। तो ये तो हो गई भारत की बात कि भारत में साहब पहला समाचार पत्र कौन निकला, बंगाल गजट। और हिंदी भाषा कौन निकला, उदंत मार्तंड निकला। कौन निकला, वो कब निकला, 1780 में, और एक कब निकला, 1826 में। अब देखो साहब, 30 मई 1826 को भारत में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र निकला। वैसे आगे अभी मैंने आगे मेंशन करा होगा ये कहीं ना कहीं, पर फिर भी सुनना। 30 मई 1826 को भारत में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र निकला। इसलिए प्रत्येक साल 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस। जैसे तुम अपना हैप्पी बर्थडे मनाते ना, तो जो हिंदी रिपोर्टर है वो सारे रिपोर्टर मिलकर अपना हैप्पी बर्थडे कब मनाते हैं, 30 मई को। कब मनाते हैं, 30 मई को आपके पास मनाते हैं। पर ये कहां की बात हो गई, ये तो भारत की बात हो गई ना। हम पढ़ क्या रहे, उत्तराखंड। हम पढ़ क्या रहे, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पत्रकारिता से क्या क्या बेसिक प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला बेसिक प्रश्न बनता है उत्तराखंड में पत्रकारिता से कि उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन है। तो आप बोलोगे उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र द हिल्स है। कौन है, द हिल्स आपके पास है, पहाड़ बल, है ना। कब प्रकाशित हुआ, 1842 में प्रकाशित हुआ और मसूरी से प्रकाशित हुआ। यानी कि उत्तराखंड में पत्रकारिता की जो शुरुआत हुई उस साल 1842 से हुई। और कहां से हुई, मसूरी से हुई। मसूरी से उत्तराखंड में सबसे पहले पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। इसलिए उत्तराखंड में पत्रकारिता की जननी बोलते हो मसूरी को। किसको बोल लेते हो, मसूरी को। उत्तराखंड में पत्रकारिता की जननी किसे कहा जाता है, तो आपको उत्तराखंड में पत्रकारिता की जननी मसूरी को कहा जाता है। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ना उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा समाचार पत्र निकले वो निकले अल्मोड़ा से। कहां से निकले, अल्मोड़ा से। इसलिए उत्तराखंड में स्वाधीनता संग्रामी पत्रकारिता की जननी, मतलब स्वाधीनता आंदोलनों के दौरान पत्रकारिता की जननी कहा जाता है अल्मोड़ा को। देखो उत्तराखंड में पत्रकारिता की जननी कौन है, मसूरी। स्वाधीनता आंदोलन में, मतलब देश को आजाद कराने के लिए जब आंदोलन चल रहे थे तो उस दौरान सबसे ज्यादा अखबार कहां से निकले, अल्मोड़ा से। इसलिए उत्तराखंड में स्वाधीनता संग्रामी पत्रकारिता की जननी किसको बोल लेते हो, अल्मोड़ा को आप लोग बोल लेते हो। किसको बोल लेते हो, अल्मोड़ा को आप लोग बोल लेते हो। अब जो ये द हिल्स नाम का समाचार पत्र था ना, ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था और जॉन मैकिनन इसका संपादक था। लेकिन हिंदी भाषा में जो सबसे पहले समाचार पत्र निकला ना भारत में, कौन था, उदंत मार्तंड। उत्तराखंड में प्रकाशित हिंदी भाषा का पहला न्यूज़पेपर है समय विनोद। कौन है, समय विनोद। जसपुर से निकलता था, 1868 में इसका प्रकाशन हुआ। जयदत्त जोशी इसके संपादक हुआ करते थे। हिंदी और उर्दू भाषा का यह समाचार पत्र था। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र समय विनोद आपके पास। कौन है, समय विनोद। उत्तराखंड में सबसे पहले कौन निकला, द हिल्स। कौन निकला, द हिल्स। और हिंदी भाषा में कौन निकला सबसे पहले, समय विनोद। उत्तराखंड की पत्रकारिता आपका एक टॉपिक है उत्तराखंड के इतिहास में, वहां पर इसको अच्छे से आपके पास क्या कर लेंगे, डिस्कस आपके पास कर लेंगे। अब देखो साहब, अब इधर चलो जरा। अब एक अखबार है अल्मोड़ा अखबार, ये उत्तराखंड में निकला। इसकी भाषा हालांकि हिंदी थी, पर इसमें आपके पास कुमाऊनी भाषा में भी लेख छपते थे। तो स्थानीय भाषा में प्रकाशित उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र है अल्मोड़ा अखबार। स्थानीय भाषा में प्रकाशित उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र है कौन, अल्मोड़ा अखबार। 1871 में निकला था। जयदत्त जोशी इसका, बुद्धि वल्लभ पंत इसके संपादक हुआ करते थे। गढ़वाली भाषा में जो सबसे पहला समाचार पत्र निकला वो है विशाल कीर्ति, 1913 में निकला। कब निकला, 1913 में। तो उत्तराखंड में पहला समाचार पत्र कौन, द हिल्स। कौन है, द। हिंदी भाषा का कौन, समय विनोद। स्थानीय भाषा का कौन, अल्मोड़ा अखबार। कुमाऊनी भाषा का भी कौन, अल्मोड़ा अखबार।
लेकिन गढ़वाली भाषा का पहला कौन है? विशाल कीर्ति आपके पास है। कौन है? विशाल कीर्ति आपके पास है। इतना ध्यान रखो। भारत में कौन निकला सबसे पहले? भारत में बंगाल गजट। और हिंदी भाषा का कौन निकला सबसे पहले? उदंत मार्तंड। ठीक है, अब देखो इधर देखो, अब जरा आगे देखो, इसमें पत्रकारिता में और चीज देखो। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं 16 नवंबर को, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं 30 मई को, और विश्व पत्रकारिता दिवस मनाते हैं 3 मई को। कोई दिक्कत इतने में किसी को? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाते, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाते, और विश्व पत्रकारिता दिवस आपके पास कब मनाते हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं। अब देखो साहब, मैं आपको 2-4 फैक्ट बताऊंगा यहां से जो पेपर में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और आज तक मेरे को लगता है ना तो ऑनलाइन किसी ने ये चीज कभी पढ़ाई होगी बच्चों को, और ऑफलाइन तो खैर से इधर उत्तरकाशी में लगता नहीं मेरे को कि किसी कोचिंग वाले ने चीजें बताई होगी स्टूडेंट को। अगर बताई भी होगी तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप लोग ध्यान रख लेना। देखो साहब, जब 1947 को देश आजाद हो गया ना, तो आजादी के बाद जो उत्तराखंड हुआ करता था, इसको उत्तर प्रदेश के अधीन रखा गया। 9 नवंबर को बना ना उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को। उससे पहले किसका हिस्सा था? उत्तर प्रदेश का। पहला हमारा राज्य का नाम उत्तर प्रदेश था। पूछ लेना जाए अपने मम्मी पापा लोगों को, बल मम्मी बल पहले जब बल तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो हमारा राज्य का नाम क्या था? तब बोलेंगे उत्तर प्रदेश। उन्होंने 10वीं 12वीं उत्तर प्रदेश के टाइम पे कर रखा। उस टाइम फेल भी होते थे भयंकर, आज तो पास हो जाता हर कोई ना, उस समय फेल होता था बहुत खतरनाक ढंग से आपके पास। अब देखो, जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनाया गया ना, तो साहब उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे राज्य के 2 समाचार पत्रों को आपके पास स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया। देखो प्रश्न क्या बनेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आजादी के बाद उत्तराखंड के किस समाचार पत्र को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया कि यह अखबार बल स्वतंत्रता सेनानी है। जैसे बल लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, वैसे इन अखबारों ने भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और उन समाचार पत्रों का नाम आपके पास है कर्मभूमि और शक्ति समाचार पत्र। कौन है? कर्मभूमि और शक्ति समाचार पत्र। कर्मभूमि व शक्ति समाचार पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आजादी के बाद इन्हें किसका दर्जा दिया गया? स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया। 2 पत्रकार हैं, एक है गोपेश्वर कोठियाल, एक है राधाकृष्ण वैष्णव। स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा किस समाचार पत्र को दिया? कर्मभूमि और शक्ति समाचार पत्र को। लेकिन प्रश्न आए कि आजादी के पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड के किन 2 पत्रकारों को स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार का दर्जा दिया गया? वहां समाचार पत्र था, यहां पत्रकार है, तो स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार का दर्जा दिया गया किसको? गोपेश्वर कोठियाल व राधाकृष्ण वैष्णव को। अब देखो साहब, जो एक कर्मभूमि समाचार पत्र है ना, बसंत पंचमी के दिन निकला 1939 को, 24 जनवरी 1939 को निकला। मुख्य संपादक इसका था भक्त दर्शन, और इसका हेल्पर था भैरव दत्त धुलिया। कौन था? भैरव दत्त धुलिया। अब इन्हीं भैरव दत्त धुलिया के नाम पर कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा? भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार। 18 मई को दिया जाता है भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार, क्योंकि 18 मई 1901 को इनका क्या हुआ था? जन्म आपके पास हुआ था। क्या हुआ था? जन्म आपके पास हुआ था। तो भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार, पता चल गया भैरव दत्त धुलिया कौन है? भैरव दत्त धुलिया, ए चाचा कौन है तू? तो चाचा ने बोला मैं एक पत्रकार हूं, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी हूं, मैं उस समाचार पत्र का संपादक हूं जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया था। किसका दर्जा दिया था? स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा आपके पास दिया था। तो पत्रकारिता से इतनी चीजें आपको क्या रखनी है? आपको ध्यान रखनी है। जब आप नोट्स को अच्छे से लिखोगे, अच्छे से बनाओगे, घर में रिवीजन करोगे, तभी जाके ये चीजें आपको क्या होगी? आपको याद हो पाएगी। ठीक है, चलो साहब अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है? आगे साहब अब है साहब उत्तराखंड का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। उत्तराखंड के नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, नागरिक सम्मान का नाम क्या है? उत्तराखंड गौरव सम्मान। उत्तराखंड सरकार अगर किसी नागरिक को सबसे बड़ा सम्मान देगी ना अपने राज्य में, तो वो कौन है? उत्तराखंड गौरव सम्मान आपके पास है। उत्तराखंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2021 से दिया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जाता है 9 नवंबर को प्रत्येक साल, और अब तक ये पुरस्कार 19 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। कितने व्यक्तियों को? 19 व्यक्तियों को आपके पास दिया जा चुका है। देखो साहब, ये 19 व्यक्ति आपके पास कौन कौन से हैं, और ये आपको क्या क्या प्रश्न दे सकते हैं एग्जाम के लिए? एग्जाम के लिए ये आपको क्या क्या प्रश्न दे सकते हैं? मुझे कैसे पता कि 19 लोगों को मिला है अब तक? क्योंकि भैया 2021 में मिला 5 लोगों को, 2022 में मिला 5 लोगों को, 10, 2024 में मिला 5 लोगों को, 15, और 2023 में मिला 4 लोगों को। अब देखो
सबसे पहले 2021 में किसको मिला? तो एनडी तिवारी, अनिल प्रकाश जोशी, रस्किन बॉन्ड, नरेंद्र सिंह नेगी और बचेंद्री पाल। ये है वो 5 लोग जिनको सबसे पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला था। 2022 में प्रसून जोशी को मिला, गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा को मिला, वीरेंद्र डंगवाले साहित्यकार हैं आपके पास, बिपिन रावत जो सीडीएस थे आपके पास है ना, सीडीएस बिपिन रावत पौड़ी के थे जो, तुमको पता सीडीएस बिपिन रावत का नानी कोट मामा कोट कहां से है, उसका नानी घर कहां है? यहाँ धनारी पट्टी में है आपके पास, धनारी पट्टी है ना आपके पास इधर, तो उधर से है उनका नाना कोट। और आपके पास अजीत डोभाल जो मुख्य सलाहकार हैं अभी, इनको, इन 5 लोगों को ये 2022 में मिला था। 2023 में बसंती बिष्ट को मिला, डॉक्टर माथुरी बर्तवाल को मिला, सच्चिदानंद भारती को मिला, राजेंद्र बिष्ट को मिला। प्रश्न क्या बनेंगे अभी मैं आपको बता दूंगा। 2024, 2025 का तो मिला नहीं ना अभी, 2025 का तो कब मिलेगा? 9 नवंबर को मिलेगा ना। तो 2024 में जो लास्ट टाइम में मिला ये अनिल चौहान को मिला, ये भी सीडीएस है, भारत के दूसरे सीडीएस आपके पास। डॉक्टर महेश कुड़ियाल को मिला, माता मंगला को मिला, हंस फाउंडेशन की संस्थापक है आपके पास, समाज सेवा के क्षेत्र में इनको मिला है। प्रीतम भरतवाण है, गायन के क्षेत्र में मिला है। हेमंत पांडे है। उत्तराखंड गौरव सम्मान बेटा किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वास्थ्य के सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, पर्वतारोहण के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, कई सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। तुम अच्छा काम करो, बस तमीज वाला काम कर दो कोई, और उत्तराखंड गौरव सम्मान मिल जाएगा तुमको। ठीक है, तो अब तक 19 लोगों को मिल चुका है। अब उत्तराखंड का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और ये आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जामिनर अच्छा है तो सीधा तुमसे पूछ लेगा कि बताओ भैया 2021 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया? तो सीधा देगा 4, 5, 6, 7, तो तुम कर दोगे 5। हमेशा 5-5 लोगों को मिला है, केवल 2023 में कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को। कितने लोगों को? 4 लोगों को मिला है। अगर अच्छा एग्जामिनर तो पूछेगा ऐसा प्रश्न कि 2021 में कितनों को मिला, 22 को कितने को मिला, 23 में कितने को मिला, 24 को कितने को मिला। अच्छा, अगर कुछ और पूछना चाहे वो तुमसे तो ऐसे पूछ देगा कि सबसे पहले किन किन को मिला, है ना, या 2024 में किस किस को मिला। अगर एग्जामिनर ने सोच रखा तुमको फेल करना है और एग्जामिनर बदतमीज टाइप का है तो वो कुछ नहीं करेगा, 4 लोगों को नाम लिख के दे देगा, वो बोलेगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन से एक व्यक्ति को उत्तराखंड गौरव सम्मान नहीं मिला है या मिला है। ठीक है ना। और अगर जाते ही खुरापाती खोपड़ी वाला एग्जामिनर है कोई, है ना, तो वो बोलेगा कि बताओ उत्तराखंड की प्रथम पर्वतारोही जिसको उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला, बचेंद्री पाल। उत्तराखंड के पहले चिकित्सक जिनको आपके पास उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला, महेश कुड़ियाल, न्यूरो सर्जन है आपके पास, दिमाग का डॉक्टर। अगला क्या पूछ लेगा? उत्तराखंड के पहले लोक गायक जिनको ये सम्मान मिला, नरेंद्र सिंह नेगी। उत्तराखंड के पहले पर्यावरणविद जिनको ये सम्मान मिला, अनिल प्रकाश जोशी। कई क्षेत्रों में मिलता है ना आपके पास अनिल प्रकाश जोशी। अच्छा, उत्तराखंड की पहली महिला लोक गायिका जिनको ये सम्मान मिला, बसंती बिष्ट। लोक गायक कौन है? नरेंद्र नेगी। और लोक गायिका कौन है? बसंती बिष्ट। बसंती बिष्ट को उत्तराखंड में पहली महिला जागर गायिका कहा जाता है, उत्तराखंड की प्रथम महिला जागर गायिका, महिला जागर गायिका। अब देखो भैया, जागर तो ऐसे सबने गाए ना, तुम्हारे घर वालों ने भी गाए होंगे, हमारे घर वाले भी गा लेते कभी कभार, है ना, गा ही लेते कभी, तुम्हारे दादी लोग, हमारे दादी लोग गा ही लेते। पर हमारे दादी लोगों ने घर ही में गाया, केवल ये दादी ने सबके सामने गाया। तो उत्तराखंड की पहली महिला जागर गायिका बोल लेते हैं बसंती बिष्ट को। अच्छा, जागर हमारा आर्ट एंड कल्चर है, जागर हमारी संस्कृति है, जागर हमारा सभ्यता है, जागर हमारी परंपरा है। तो जागर की सुरक्षा करने के लिए ना प्रत्येक वर्ष हम जागर संरक्षण दिवस मनाते हैं। जागर संरक्षण दिवस, बताओ बेटा कब मनाते हो इसको? उत्तराखंड में जागर संरक्षण दिवस कब आपके पास मनाया जाता है, पता है तुमको? अच्छा, किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता? प्रीतम भरतवाण के। बहुत बढ़िया। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। 17 सितंबर को आपके पास जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, याद रख लोगे। चलो साहब, अब देखो इधर, तो ये तो हो गया इसका हिसाब किताब उत्तराखंड गौरव सम्मान का, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान आपके पास। अब देखो साहब इधर को जरा, अब अगला पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम आपके पास है हिमालयन प्रहरी सम्मान।
क्या है पुरस्कार का नाम? हिमालयन प्रहरी सम्मान। देखो साहब, हिमालयन प्रहरी सम्मान किसको दिया जाता है? जो पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम करता है। जो किस क्षेत्र में अच्छा काम करता? पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम करता, उसको दिया जाता है हिमालयन प्रहरी सम्मान। इसकी शुरुआत हुई भैया आपके पास 2022 से। जो सुंदरलाल बोगड़ा है ना, उनका निधन हुआ था 21 मई 2021 को, तो 21 मई को सुंदरलाल बोगड़ा की पुण्यतिथि पर यह दिया जाता है। देखो, पहला प्रश्न बनेगा आपके पास कि उत्तराखंड में हिमालयन प्रहरी सम्मान किस पर्यावरणविद की पुण्यतिथि पर दिया जाता है? तो आप याद रख लोगे, सुंदरलाल बोगड़ा की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। उत्तराखंड में पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हिमालयन प्रहरी सम्मान की शुरुआत कब हुई? 2022 में। कब हुई? 2022 में आपके पास हुई। अब देखो, पहली बार मिला ये 2025 में और लास्ट बार मिला कब? 2025 में। पहली बार मिला कब? 2022 में, और लास्ट बार मिला कब? 2025 में। 2022 में ही मिला था धूम सिंह नेगी को, यानी कि धूम सिंह नेगी पहला व्यक्ति है इस सम्मान को पाने वाला। हिमालयन प्रहरी सम्मान पाने वाला उत्तराखंड का पहला व्यक्ति कौन? धूम सिंह नेगी। कौन है? धूम सिंह नेगी आपके पास है। दूसरा व्यक्ति कौन है? विजय जरदारी। तीसरा व्यक्ति कौन है? स्वर्गीय कुंवर परसून और मंगसीर देवी। दादी मंगसीर के मैंने पैदा हुई होगी ना, तो नाम रख देते पहले ऐसे, मंगसीर देवी। और तीसरे आपके पास 2025 में मिला है स्वर्गीय घनश्याम रतुड़ी और दीक्षा बिष्ट को। ये घनश्याम रतुड़ी को घनश्याम सैलानी भी आप लोग बोल लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तक अगर आप देखोगे तो 2 2 4 और 2 6, 6 लोगों को मिल चुका है पुरस्कार। कितने लोगों को? 6 लोगों को। अब देखो, उत्तराखंड में सबसे पहले हिमालयन प्रहरी सम्मान किसको मिला? धूम सिंह नेगी को। लेकिन मरणोपरांत सबसे पहले हिमालयन प्रहरी सम्मान मिला स्वर्गीय कुंवर परसून और मंगसीर देवी को। समाज सेवा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में ये पुरस्कार आपके पास दिया जाता है। स्पेशली ये पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है। 2022 से इसकी आपके पास शुरुआत हुई। अब देखो, विजय जरदारी को 2 चीजों के लिए तुमको उत्तराखंड में याद रखना है। पहला इसलिए क्योंकि विजय जरदारी को उत्तराखंड में कहा जाता है बीज बचाओ आंदोलन का प्रणेता। क्या कहा जाता है? बोल, जो पारंपरिक बीज हमारे हैं उनको बचाओ। और दूसरा तुमको विजय जरदारी को इसलिए याद रखना है क्योंकि विजय जरदारी को उत्तराखंड में 12 नाज कृषि प्रणाली का जनक कहा जाता है। अब गुरु जी, ये 12 नाज क्या है? 12 नाज कुछ नहीं है भाई जी, बोले खेत है, इस खेत में 12 प्रकार के बीज बो दो, बस इन्हें ही कहा जाता है 12 नाज। ये चाचा क्या होगा ये करके? बल खेत की उर्वरता बढ़ेगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। ठीक है, तो 12 अनाज कृषि प्रणाली का जनक उत्तराखंड में किसको कहा जाता है? तो आपको होके विजय जरदारी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विजय जरदारी को आपके पास कहा जाता है। बीज बचाओ आंदोलन का प्रणेता विजय जरदारी है, लेकिन बीज बम आंदोलन का प्रणेता आपके पास द्वारिका प्रसाद सेमवाल। बीज बचाओ आंदोलन का कौन था? विजय जरदारी। बीज बम, बम का मतलब ऐसा नहीं कि ब्लास्ट करना, कई सारे बीज बो दो खेतों में, वही है बीज बम। तो साहब, बीज बम आंदोलन का प्रणेता और गढ़भोज आंदोलन का प्रणेता है द्वारका प्रसाद सेमवाल। अब गढ़भोज क्या हुआ गुरु जी? गढ़वाल के, उत्तराखंड के जो परंपरागत व्यंजन है, कौड़ी भी खाए कभी? कौड़ी खाई है ना, कौड़ी। मंडवा खाया कभी? मंडवे की रोटी। अच्छा, ये भी खाया कभी? गुड़गोए, गिलोला खाए? पापड़ी भी खाई? पापड़ी, पापड़ी। घिंजा खाए हैं? घिंजा। दिवड़ा खाए हैं? दिवड़ा, घिंजा आपके पास ना। तो उत्तराखंड के जो परंपरागत व्यंजन है, जैसे झंगोरे खीर, तो उत्तराखंड के जो परंपरागत व्यंजन है उनको बचाए रखने के लिए आपके पास एक अभियान चलाया था इन्होंने, द्वारिका प्रसाद सेमवाल ने, जिसको बोलते हैं गढ़भोज अभियान। 2000 में आपके पास शुरू करा था इन्होंने। इनकी संस्था भी एक जाड़ी संस्था जो पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। तो बीज बम आंदोलन का प्रणेता और गढ़भोज आंदोलन का प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल को बोल लेते हो। लेकिन अगर वही प्रश्न बने कि गांव बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है, तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जिसको 2021 में क्या मिला? उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला। ये अनिल प्रकाश जोशी ने ना बेटा एक संस्था बचाई है हिमालय को बचाने के लिए, एक संस्था बना रखी इसने पर्यावरण को बचाने के लिए, जिसका नाम है HESCO, हैस्को। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1979 में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? देहरादून में। कई बार पेपर में प्रश्न आया कि हैस्को के संस्थापक कौन है, हैस्को की स्थापना कब हुई, हैस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। अब इधर देखो,
अब प्रश्न आया, ये तो आ गया गांव बचाओ, लेकिन अगर प्रश्न आ गया कि हिमालय बचाओ आंदोलन का प्रणेता, तो सुंदरलाल बोगना। कौन है? सुंदरलाल बोगना। अब इधर देखो, खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज आंदोलन का प्रणेता सीरियल रेफियल। भुवनेश्वरी महिला आश्रम सुना? भुवनेश्वरी महिला आश्रम। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो है ना बेटा, एक संस्था है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है, समाज के विकास के लिए काम करती है। उसकी स्थापना स्वामी मनवंत ने करी थी, और स्वामी मनवंत के बाद जो उसके सचिव बने ना, वो बने सीरियल रेफिल। और इन्हीं सीरियल रेफिल को आपके पास खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज आंदोलन का क्या कहा जाता है? प्रणेता आपके पास कहा जाता है। तो हिमालयन प्रहरी सम्मान से बहरहाल आप ये चीजें क्या रख लोगे? आप लोग याद रख लोगे। किसकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है हिमालयन प्रहरी सम्मान? सुंदरलाल बोगना। आजकल आपने पर्यावरण पढ़े हैं उत्तराखंड के, तो वहां पर हमने सुंदरलाल बोगना पे खूब चर्चा करी थी। हिमालय गांधी का सिपाही, सादगी की मूर्ति, है ना, इनके क्या है? वृक्ष मित्र, इनके क्या है? उपनाम है ना आपके पास। चलो ठीक। अब अगला देखो जरा, अगला क्या है हमारे पास आगे? 14वां शैलेश मटियानी पुरस्कार। देखो साहब, ये जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है ना, ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बोलोगे गुरुजी ये पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। अगर शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हो, आप मतलब टीचर को दिया जाता है पुरस्कार। अगर कोई टीचर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहा, तो उसको दिया जाएगा शैलेश मटियानी पुरस्कार। 2009 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 20,000 रुपए मिलता है और एक प्रमाण पत्र मिलता है। 5 सितंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है, शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाता है। 2023 में 17 लोगों को मिला, 2024 में भी 17 लोगों को मिला, और परसों 5 सितंबर को 16 शिक्षकों को मिला। कितने शिक्षकों को? 16 शिक्षकों को आपके पास मिला है शैलेश मटियानी पुरस्कार 2009। अब इधर देखो, अगला पुरस्कार देखो जरा इधर, ये शैलेश मटियानी का देख लो थोड़ा हिसाब किताब। आपके पास जो शैलेश मटियानी है, एक साहित्यकार थे, एक शिक्षक थे, किताबें भी लिखते थे। 14 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा के बाड़े छीना नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ एक गुफा भी है, ऐतिहासिक गुफा, जिसका नाम लाखोडियार गुफा है। प्रथम कहानी संग्रह, किताब लिखता था ना चाचा, तो चाचा का पहला कहानी संग्रह का नाम क्या? कहानी संग्रह मतलब कई कहानियों को मिलाकर एक किताब लिख दी। तो मेरी 33 कहानियां, इनके पहले कहानी संग्रह का नाम है। प्रथम उपन्यास इनका बोरीवली से बोरीबंदर तक है, और प्रमुख रचना इनकी कबूतर खाना है। ये कई बार आया पेपर में हिंदी में, कबूतर खाना किसकी रचना है? तो किसकी है? शैलेश मटियानी की आपके पास क्या है? रचना आपके पास है। चलो साहब, अब देखो तीलू रौतेली पुरस्कार। हमारे राज्य की जो बहादुर महिलाएं हैं, बहादुर लड़कियां हैं, उनको आपके पास दिया जाता है एक पुरस्कार, जिसका नाम है क्या? तीलू रौतेली पुरस्कार। 2006 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती मना। तीलू रौतेली पता तुमको को? तीलू रौतेली जैसे झांसी की रानी किसको बोलते तुम? रानी लक्ष्मीबाई को बोलते ना। वैसे गढ़वाल में भी हुई एक झांसी की रानी, जिसका नाम था तीलू रौतेली। इतिहास में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। 8 अगस्त को इसकी पुण्यतिथि मनाई जाती। अब साहब, ये जो तीलू रौतेली है ना, इस तीलू रौतेली की याद में, मतलब मैं बोलूं महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार 2006 से एक पुरस्कार देती है, जिसका नाम है तीलू रौतेली पुरस्कार। समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, बहादुरी का काम, आपको तभी ये पुरस्कार मिलेगा। आंगनबाड़ी की महिलाओं को भी मिलता है। 2023 में 14 महिलाओं को मिला था, 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला था। 2024 में 13 महिलाओं को मिला, और 2025 में भी 13 महिलाओं को मिला। शुरुआत बाकी की कब से हुई? 2006 से आपके पास हुई। अब देखो साहब, तीलू रौतेली पुरस्कार 2006 से दिया जाता है। तीलू रौतेली की पुण्यतिथि पर दिया जाता है, 8 अगस्त को दिया जाता है। तीलू रौतेली की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 8 अगस्त को। अब इधर सुनो, 2023 में कितने को मिला? 14 महिला। बाबा की 24 और 25 में 13 में। अब ये दो इधर वाली आंटियां नहीं है महत्वपूर्ण, ये इधर है जो इधर आपके पास, ये है अब महत्वपूर्ण 2025 वाले। 2025 में ये जो पुरस्कार दिया गया ना, 3 क्षेत्रों में दिया गया। एक तो दिया गया खेल के क्षेत्र में, एक आपके पास दिया गया समाज सेवा के क्षेत्र में, एक आपके पास दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, और एक दिया गया लोक गायन के क्षेत्र में। मिलता महिलाओं को ही है। किसको मिलता है? महिलाओं को ही आपके पास मिलता है। अब देखो साहब, खेल के क्षेत्र में जो ये पुरस्कार मिला ना, सबसे पहले मिला चंपावत की अनामिका बिष्ट को। किसको? चंपावत की अनामिका बिष्ट को ये पुरस्कार आपके पास मिला। अब पेपर में प्रश्न बन जाएगा कि हाल ही में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित
अनामिका बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो के खेल से है? कराटे। इस सम्मान को पाने वाली इस वर्ष की ना सबसे छोटी महिला है ये, 10वीं में पढ़ती अभी। कितने में पढ़ती? 10वीं। बागेश्वर की अलीसा मंडराल को ये मिला ताइक्वांडो में। ताइक्वांडो जानते तुम, जिसमें लोग लड़ते रहे आपस में, लड़ते हैं वो ऐसे मतलब इस तरह करा तो फाइटिंग फूटिंग टाइप का करते हो आपस में, देख लेना ताइक्वांडो को फोटो है। नैनीताल की नैनी को मिला ये वाटर स्पोर्ट्स में। उधम सिंह नगर की रेखा को मिला पैरा बैडमिंटन में। टिहरी की साक्षी चौहान को मिला व्हील चेयर बास्केटबॉल में। व्हील चेयर जानते हो ना आप किसको बोलते हो? देहरादून की शिवानी गुप्ता वैसे ऋषिकेश में रहती है, इसको कराटे में मिला। और इसको मुझे पता नहीं है कि रूमा देवी को किस क्षेत्र में मिला, मतलब किस खेल के लिए मिला। मिला खेल में ही, पर किस खेल के लिए मिला ये मेरे को पता नहीं है। अब एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, आपके पास ये प्रश्न खूब बनते हैं पेपरों में, खेल खिलाड़ी और उनका संबंध, है ना। ये 4 खिलाड़ी दे देगा, सामने उनका खेल लिख कर दे देगा और बोलेगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है या नहीं है, या तो फिर आपको सूची मिलान करने के लिए दे देगा। अभी प्रश्न इनसे क्या क्या बन सकते हैं इन पुरस्कारों से, जो हम करंट अफेयर पढ़ेंगे 3 दिन तक वो भी देखेंगे आपके पास, ठीक है। बट लेकिन टेस्ट लूंगा मैं आपका ना, तो वहां पर देख लेंगे उन प्रश्नों को, क्योंकि 3 दिन तक आपकी करंट की क्लास चलेगी, चौथे दिन आपका करंट का टेस्ट होगा, ठीक है। तो वहां पर देख लेंगे। अब ये नहीं कि हम करंट का ही टेस्ट लेंगे, जो चीजें इनमें इन करंट अफेयर्स में आ रही है, जो करंट के अलावा भी जो चीजें आ रही है उनको भी हम यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस आपके पास करेंगे, ठीक है। चलो साहब, अब देखो जरा, समाज सेवा के क्षेत्र में ये मिला अल्मोड़ा की गीता उपाध्याय को, रेशमा देवी को, आपके पास पिथौरागढ़ की रेखा भट्ट को और उत्तरकाशी की विजय लक्ष्मी को ये पुरस्कार मिला। तो ये प्रश्न ठीक बनेगा पेपर के ना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक महिला को समाज सेवा के क्षेत्र में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? पेपर में 4 ही विकल्प होता। कितना विकल्प होता? 4 ही विकल्प होता। 4 विकल्प फिट बन रखा है, बस यहां से इसको हटा देगा उत्तरकाशी वाले को ना, तुमको याद रहेगा अपना विजय लक्ष्मी, तो इसको हटा देगा विजय लक्ष्मी को यहां से, और यहां से किसी को ऐड कर लेगा इधर से। तो आपके पास समाज सेवा के क्षेत्र में इन 4 महिलाओं को ही मिला है। अब देखो साहब, साहित्य के क्षेत्र में मिला है चमोली की सुरभि को, और लोक गायन के क्षेत्र में मिला है रुद्रप्रयाग की हेमा नेगी को। इनके तो आपने गाने भी खूब सुने होंगे हेमा नेगी के। अब देखो साहब, ये तो हो गया इसका हिसाब किताब। एक योजना है, देखो तीलू रौतेली पुरस्कार जो दिया जाता है वो किनको दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लोक गायन के क्षेत्र में दिया जाता है, आपके पास खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना, पर्वतारोहण के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन एक है तीलू रौतेली पेंशन योजना, तीलू रौतेली पेंशन योजना, 1200 रुपए महीना मिलता। देखो, कृषि कार्य करते 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 ना जो महिलाएं विकलांग हो गई है उनको प्रतिमाह 1200 रुपए पेंशन दी जाती है इस योजना के तहत। कब हुई इसकी शुरुआत? तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई भाई? हाँ, 2014 में। 2014 से विकलांग महिलाओं को, राज्य की विकलांग महिलाओं को जो फिजिकल हैंडीकैप आपके पास होती है, इनको ये पुरस्कार आपके पास, ये सॉरी योजना पेंशन आपके पास दी जाती है 1200 रुपए। पुरस्कार 2000 कब हुआ था शुरू? पुरस्कार कब का था? 2006 का। और एक कब का है आपके पास? 2014 की योजना है। दोनों याद रख लेना, कई बार पेपरों में पूछी जा चुकी है। अब देखो साहब, अब है आपके पास शिल्प रत्न सम्मान 2024। शिल्प रत्न सम्मान, जैसे कोई स्वेटर बना रहा, धन बना रहा, कालीन बना रहा, कुर्सी बना रहा बढ़िया बढ़िया लकड़ियों की, मेज बना रहा आपके पास, या फिर कोई बढ़िया आर्ट बना रहा है लकड़ी का, या फिर दन दुन कालीन कुलीन बना दे रहा है, तो ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों को बोला जाता है शिल्पकर्मी। क्या बोला जाता है? शिल्पकर्मी आपके पास बोला जाता है। अब देखो साहब, 2024 में आपके पास उत्तराखंड के 10 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। कितने व्यक्तियों को? 10 व्यक्तियों को। अगर आप बढ़िया शिल्पकर्मी हो, अगर आपने शिल्प कला के क्षेत्र में बढ़िया काम करा है, और अगर आपकी एज 45 ईयर से अधिक है, तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट आपको एक सम्मान देगी जिसका नाम है शिल्प रत्न पुरस्कार 2024। आपके पास क्या है? शिल्प रत्न पुरस्कार 2024। 2024 में 10 लोगों को मिला। चमोली के 3 लोग इसमें शामिल थे, एक है नर्मदा देवी, एक है कांति देवी, एक है दर्शन लाल। भैया जो ये नर्मदा देवी है, थोड़ा इसको फोकस कर लेना, नर्मदा देवी को,
क्योंकि नर्मदा देवी को 2016 में हथकरघा पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार भी मिला है? हथकरघा पुरस्कार भी आपके पास मिला है। ठीक है साहब, इतना ध्यान रख लेना। और इस पुरस्कार की शुरुआत 2015 से आपके पास हुई है। कब से हुई है? 2015 से। उत्तराखंड में शिल्प कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शिल्प रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2015 में आपके पास हुई। कब हुई? 2015 में। 2024 में कितने लोगों को मिला? 10 लोगों को। कितने? 10 लोगों को। चमोली के कितने थे इसमें? 3 आपके पास थे। थोड़ा नर्मदा देवी को ध्यान रख लेना। इनको 2016 में क्या मिल चुका है? हथकरघा पुरस्कार आपके पास मिल चुका है। ठीक है, चलो साहब। अब है साहब इंद्रमणि बडोनी, सबका दादा उत्तराखंड में इंद्रमणि बडोनी है ना, उत्तराखंड का गांधी बोल लेते इंद्रमणि बडोनी को। इनकी याद में अगर कोई व्यक्ति संस्कृति के क्षेत्र में, अगर कोई व्यक्ति आपके पास लोक कला के क्षेत्र में, लोक संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा, तो उसको भैया दिया जाता है इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान। केदार नृत्य का परंपरागत कहा जाता है इनको, केदार नृत्य का परंपरागत इंद्रमणि बडोनी। केदार नृत्य जानते ना, जो देवता वाला डांस होता है उसको बोलते केदार नृत्य। उत्तराखंड का गांधी बोल लेते हैं इंद्रमणि बडोनी का। उत्तराखंड के पृथक राज्य आंदोलनकारी हैं इंद्रमणि बडोनी आपके पास। तो इनकी याद में अगर कोई व्यक्ति संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा, तो इनकी याद में 2023 से दिया जा रहा है पुरस्कार। पुरस्कार का नाम क्या है? इंद्रमणि बडोनी पुरस्कार आपके पास है। पहला इंद्रमणि बडोनी पुरस्कार 2023 में दिया गया ढोल वादक शिवानजी को, और 2024 में दिया गया नरेंद्र सिंह नेगी को। किसको दिया गया? 2025 का भी आया नहीं, जिस दिन आ जाएगा उस दिन अपडेट कर लेना तुम लोग इसको। ठीक है, चलो साहब। उसके बाद भैया आपके पास अगला पुरस्कार है उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान। उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान। अब साहब ये क्या है? उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान। यदि उत्तराखंड में कोई व्यक्ति जनजातियों के विकास के लिए कार्य कर रहा, यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड में संस्कृति को बचाने के लिए कार्य कर रहा, जनजाति के विकास के लिए कार्य कर रहा, तो उसको एक पुरस्कार दिया जाता है उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान। और ये पहली बार दिया गया इस साल 2025 में। 2025 में किस किस को दिया गया? नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को दिया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? जनजाति समाज के विकास के क्षेत्र में और संस्कृति के संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल इसका क्या हुआ है? शुरुआत आपके पास हुआ है। अगला पुरस्कार देखो जरा, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। अगर आप किताब अच्छी लिखते हो, अगर आप बढ़िया साहित्यकार हो, तो आपको उत्तराखंड में जो सम्मान दिया जाएगा उसका नाम है क्या? उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। इसकी शुरुआत हुई 2023 से। बेटा पुरस्कार याद करते रहना, किसकी शुरुआत कब कब से हुई। ठीक है, 2023 में 10 साहित्यकारों को दिया गया, 2024 में भी 10 को दिया गया, 2025 में 18 को दिया गया। कितनों को दिया गया? बस 23 याद कर लो, 10 10, और इस बार कितने को दिया गया? 18 को। कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न ऐसे बने कि आपके पास उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई या 2025 में कितने लोगों को दिया गया। प्रश्न ऐसे बन सकता कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के संबंध में असत्य है या सत्य है। ऐसे भी आपके पास प्रश्न बन सकते हैं, रूबरू होंगे परसों टेस्ट में प्रश्नों के साथ आपके पास। ठीक है ना, चलो अब देखो साहब, अगला क्या है आपके पास? अगला पुरस्कार उत्तराखंड दीर्घकालिक साहित्य सेवी सम्मान। जो साहित्यकार आपके पास, ये भी महत्वपूर्ण पुरस्कार मानूंगा मैं इसको, जो साहित्यकार आपके पास गरीब वर्ग के हैं और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बढ़िया काम करा है और साहित्य लिखते समय उनको पैसे की दिक्कत आ रही, तो उनको दिया जाता है उत्तराखंड में उत्तराखंड दीर्घकालिक साहित्य सेवी सम्मान। 2024 में इसकी शुरुआत हुई, पहली बार ये वितरण किया गया 2025 में। शुरुआत कब से हुई? 2024 में। पर 2024 में जिन लोगों को मिलना था ना, वो इसी साल मिला 14 सितंबर को, मतलब कल मिला था ये पुरस्कार। ठीक है, 2024 के लिए मिला शैलेश मटियानी, गिरीश तिवारी गिरदा और हरि सिंह राणा को। तीनों मर रखे, मरणोपरांत मिला इन तीनों को। और 2025 के लिए जो कल मिला ना, वो मिला शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ को, इनको भी मरणोपरांत मिला। अतुल शर्मा और सोमवारी लाल को ये पुरस्कार मिला है। तो ऐसे पुरस्कारों पर फोकस करते हुए चलना, जो 2023 से जिनकी शुरुआत हुई है, 2022-23 से शुरुआत जरूर याद रखना कि कब कब उनकी शुरुआत हुई है। ठीक है, चलो साहब अगला पुरस्कार देखो, राजभाषा गौरव पुरस्कार। राजभाषा गौरव पुरस्कार अब ये 14 सितंबर को दिया जाता है।
हर कोई जरूरी नहीं कि उत्तराखंड के व्यक्ति को ही दिया जाए, पूरे भारत में दिया जाता है। लेकिन 2024 में हमारे उत्तराखंड के एक व्यक्ति को मिला था जिनका नाम था प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी। इनको मिला था 2024 में राजभाषा गौरव पुरस्कार 14 सितंबर को, पिछले साल। इस बार किसी को नहीं मिला हमारे यहां, इस बार नहीं मिला किसी को, कल नहीं मिला किसी को वाला पुरस्कार। अब इनकी एक किताब है विज्ञान और ब्रह्मांड, इतिहास एवं आधुनिक अवधारणा। ब्रह्मांड और विज्ञान का इतिहास क्या है और इनको लेकर आधुनिक अवधारणा क्या है, इसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी है। किताब का नाम है विज्ञान और ब्रह्मांड, इतिहास एवं आधुनिक अवधारणा, इनकी किताब का नाम है। अब देखो साहब, अगला देखो, साहसिक पर्यटन पुरस्कार। अब ये क्या है, ये है महत्वपूर्ण, साहसिक पर्यटन पुरस्कार। अगर उत्तराखंड का कोई गांव पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा, तो 27 सितंबर को जो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, उस दिन भारत सरकार उस गांव को सम्मान देगी। हमारे इस पुरस्कार, जो एक पुरस्कार है ना, जो आपके पास क्या है, पुरस्कार है, 27 सितंबर को दिया जाएगा। मतलब आज नहीं है 27 सितंबर, आज कितनी तारीख है, 15 तारीख है आज, 15 सितंबर। 27 सितंबर को पता चलेगा कि उत्तराखंड में किस किस गांव को मिला ये पुरस्कार। अब ये पुरस्कार अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। जैसे 2024 में उत्तराखंड के 4 गांवों को साहसिक पर्यटन पुरस्कार मिला उत्तराखंड में। देखो, एक है उत्तरकाशी का जखोल गांव, इसको मिला साहसिक पर्यटन पुरस्कार। उत्तरकाशी के हरसिल गांव को और पिथौरागढ़ के गोंजी गांव को मिला जीवंत गांव का पुरस्कार। वाइब्रेंट विलेज का पुरस्कार, वाइब्रेंट विलेज क्या होता है, जो सीमावर्ती गांव होते हैं, सीमाओं से लगे हुए गांव होते हैं, उनमें से कौन से गांव है भारत के जहां पर्यटन सुविधा अच्छी है। तो वाइब्रेंट विलेज का अवार्ड किसको मिला, उत्तरकाशी के हरसिल गांव को और पिथौरागढ़ के गोंजी गांव को। बाद यहाँ पर बागेश्वर लिखा हुआ है, गलत है। नैनीताल के सूपी गांव को मिला कृषि पर्यटन गांव का पुरस्कार 2024 में। 2023 में ये वाला पुरस्कार हमारे राज्य के केवल एक ही गांव को मिला था, वो था पिथौरागढ़ का सरमोली गांव। कौन था, पिथौरागढ़ का सरमोली गांव। 2024 में पुरस्कार 4 गांव को मिला और 2023 में केवल एक ही गांव को मिला, पिथौरागढ़ का सरमोली गांव आपके पास। ठीक है, याद रख लोगे साहब। एक है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, कोच को, खिलाड़ी को नहीं, कोच को। और ये मिला है साहब 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार नैनबाग टिहरी के सुभाष राणा को। हमारे राज्य में जो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, वो मिला था हंसा मनराल को। किसको मिला था, हंसा मनराल को मिला था, और वर्ष 2000 ईस्वी में मिला था। तो राज्य की पहली महिला जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला वो कौन है, हंसा मनराल आपके पास है। कौन है साहब, हंसा मनराल आपके पास है। इतना याद रख लोगे, चलो ठीक। अब देखो साहब, अब चलो आप लोग किस पर, अब चलो आप प्रमुख ऑपरेशन पर। मतलब किसी कार्य को करने के लिए जो पहल सरकार ने हमारे यहां पर की है, उन्हें कोई तो बोलोगे आप ऑपरेशन ना। ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि चीर फाड़ करना, ऑपरेशन का मतलब है कि किसी कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाना, उसको बोलोगे आप ऑपरेशन। अब तुम ये मत सोचो ना कि ना साहब गुरुजी यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा, चीर फाड़ तो कुछ हुई नहीं, तो झूठ बोल दिया है ना कि ऑपरेशन है, और कहां वाला गुरुजी ऑपरेशन है ना। चलो तो देखो इधर है, सबसे पहले एक ऑपरेशन है ऑपरेशन प्रहार। क्या है साहब, ऑपरेशन प्रहार। आपने ये मामला खूब सुना होगा ना उत्तराखंड में कि साहब उसने जमीन खरीदी और उसके साथ फ्रॉड हो गया। अब जमीन का जो फ्रॉड करते ना उनको बोलते भू माफिया। क्या बोलते हैं, भू माफिया। क्या बोला जाता है उनको, तो आप बोलोगे गुरुजी उनको कहा जाता है भू माफिया। भू माफिया आपके पास। तो जो भू माफिया है ये भी तुमने खूब सुना होगा कि मोर नेटवर्क में उधर वो चरस ले जा रहा था और पकड़ा गया है ना, तुम्हारे यहां जाता है उतर ऐसे ये वाला। और कुछ अन्य अपराधी भी होते, कोई और अपराधी भी होते ना आपके पास, छोटे मोटे अपराधी रहते जो। तो भू माफिया, ड्रग्स माफिया और अन्य अपराधियों के खिलाफ चलाया गया है कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन प्रहार। और यह ध्यान रखना उत्तराखंड को 2025 तक सरकार ने ड्रग्स फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। बल 2025 तक हम उत्तराखंड को पूरा ड्रग्स फ्री बनाएंगे। टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था 2024 तक। कब तक, 2024 तक। उत्तराखंड को सभी राज्यों में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। सब राज्यों में बल उत्तराखंड आ गया होगा नंबर 1 पे। नंबर ये भाई जी सबसे ज्यादा अनाज कहां, बल उत्तराखंड में। बल सबसे ज्यादा विकसित राज्य कौन, बल उत्तराखंड।
पर सबसे ज्यादा किसी भी चीज में पहले 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 नंबर पर कौन होगा बोल? उत्तराखंड होगा। तो 2025 तक सभी राज्यों में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है ना? चलो, तो ऑपरेशन प्रहार याद रख लोगे। एक है ऑपरेशन स्माइल। ऑपरेशन स्माइल क्या है? ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन स्माइल है। जो लोग अपने परिवार से बिछुड़ चुके हैं किसी कारणवश, तो उनको उनके परिजनों से मिलाना, जैसे कोई मतलब गुमशुदा लोगों की तलाश से संबंधित है ऑपरेशन। एक है ऑपरेशन पिंक। ऑपरेशन पिंक आपके पास देहरादून पुलिस ने चलाया था ये 2022 में। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है तो महिला अपराध को रोकने के लिए चलाया गया है ये ऑपरेशन आपके पास। एक ऐसा मिशन हौसला, क्या है ऑपरेशन का नाम? मिशन हौसला आपके पास है। अब जो ये मिशन हौसला है ना, ये क्या है? कोविड-19 के दौरान जो मरीज थे ना, कोविड-19 के जो मरीज थे, उनकी सहायता के लिए चलाया गया था मिशन हौसला। एक है मिशन गौरा शक्ति अभियान। अगर कोई महिला कहीं पर फंसी हुई है ना, कहीं अगर कोई महिला किसी मुसीबत में कहीं पर फंसी हुई है, तो उसको कुछ नहीं करना, उसको एक ऐप अपने फोन में डाउन करना है, गौरा शक्ति ऐप। तो मिशन गौरा शक्ति अभियान महिलाओं को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया गया है। एक है ऑपरेशन मर्यादा। यहां तुम देखते होंगे केदार घाट, मणिकर्णिका घाट, बैठे रहते वहां चिलम मारने वाले ना, नहीं रहते बैठे, वो भांग पीने वाले बैठे रहते। तो धार्मिक स्थल है ना केदार घाट, आपके पास मणिकर्णिका घाट। एक दिन मैं ऊपर जा रहा था गंगोरी घूमने के लिए, तो वहां देखा मैंने गंगोरी नदी किनारे शराब बैठे हुए वहां गंगा जी किनारे। तो हमारे जो आपके पास क्या है धार्मिक स्थल है, उनकी पवित्रता बनाए रखने के लिए चलाया गया है कौन सा ऑपरेशन? बेटा बीच में इतना डंडा पड़ रहा था ना इधर लोगों को, नीचे केदार घाट में बहुत डंडा मार रही थी पुलिस वहां। एक है ऑपरेशन क्रैकडाउन। उधम सिंह नगर की पुलिस ने चलाया है और अपराधियों के खिलाफ चलाया है। एक है ऑपरेशन धराली, ये तो परसों ही चला, 5 अगस्त को धराली में आपदा आई थी, उसके राहत के लिए चला था ऑपरेशन। एक है ऑपरेशन कालनेमी। एक बाबा देखा मैंने उत्तरकाशी में ना, एक बाबा, तो कसम खा के बोल रहा मैं सुबह सुबह उसको सबके घर पे देखता जाते हुए कि माई भिक्षा दे दे, भिक्षा दे दे, भिक्षा दे दे, भिक्षा दे दे। अब एक दिन में क्या हुआ, एक दिन मैं नीचे की तरफ से आ रहा था आपके पास, वाल्मीकि मोहल्ले से आ रहा था मैं नीचे से, वो वाल्मीकि मोहल्ला पड़ता है ना उधर नीचे की तरफ, और जहाँ शराब का ठेका है, अब ऐसा उधर से आ रहा था मैं, वो भावती क्या मेरे को वहां और टन हो रखा दारू में और ले रहा हूं दारू। तो ऐसे लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं ना, आपके पास कर रहे हैं ना बदनाम। तो ऑपरेशन कालनेमी क्या है? सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाली ढोंगी बाबाओं के खिलाफ चलाया, पकड़ा और दे पीट के पुलिस वालों ने। एक है ऑपरेशन भलछो, ये हाल ही के ऑपरेशन है दोनों ऊपर, ये कालनेमी और भलछो। उत्तराखंड में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सहायता के लिए चलाया गया है। अगर उत्तराखंड में कोई बुजुर्ग आपके पास अकेला रहता है तो उसकी सहायता के लिए ये ऑपरेशन आपके पास चलाया गया है। कुछ ऑपरेशन और भी हैं साहब, एक सेकंड जरा देख लो इधर, और ऑपरेशन आपके पास कौन कौन से हैं जो उत्तराखंड सरकार ने आपके पास चलाए हैं। फिर इसका पीडीएफ आप लोग ले लेना और इस पीडीएफ को आप अच्छे से फिर घर में लिख लेना इनको। हाँ चलो, कौन सा वाला होगा यार? ये होगा वो ना, ये वाला। हाँ चलो, हाँ इसको देख लेते हैं। आपके पास कुछ ऑपरेशन और हैं। और ऑपरेशन में कौन कौन आपके पास हैं इनको देख लो जरा। और ऑपरेशन में साहब आपके पास कुछ एक ऑपरेशन में ये है, कुछ ऑपरेशन देखो, अब मैंने नोट्स बनाए हुए हैं शॉर्ट में आपके पास, आप देख सकते हो उनको। एक है ऑपरेशन ग्रीन हंट। बहुत सारे ऐसे नहीं रहते, गए जंगल में दे देवदार का पेड़ काट के, वो दे तोड़ का काट के, वो दे साल का काट के ना, तो जंगलों में अवैध कटान व तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ग्रीन हंट। एक है मिशन ओजस, कुपोषण को दूर करने के लिए चलाया गया उत्तराखंड में। एक है आपके पास ऑपरेशन मुक्ति, जो बाल भिक्षावृत्ति है। आपको पता भिक्षावृत्ति उत्तराखंड में और पूरे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लोग जबरन लोगों के आंख फोड़ रहे, कान काट रहे, हाथ पांव काट रहे और तब उनको भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे। परसों एक न्यूज सुनी भी होगी आपने। तो बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन मुक्ति। एक है ऑपरेशन जिंदगी, जो सिलक्यारा टनल नहीं धसी थी उस समय,
वहां पर लोगों को बचाने के लिए सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू के लिए चलाया गया ऑपरेशन जिंदगी। एक है ऑपरेशन केदार, जब 16-17, देखो केदारनाथ की आपदा कब आई थी? 16-17 जून 2013 को आई थी ना। कौन सा ताल टूटा था वो? चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी ताल ये टूटा था ना, तब जाकर केदारनाथ में आपदा आई थी। तो केदारनाथ धाम तबाह हो गया था ना आपके पास, मंदिर तो सेफ रहा पर धाम तो तबाह हो गया था ना। तो केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए चलाया गया ऑपरेशन केदार। और ऑपरेशन बॉबी बकेट पिछले साल आपके पास 2024 में जो उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी, तो वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए आपके पास चलाया गया था। और वनाग्नि में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? पहला। और किस जिले का प्रथम स्थान है उत्तराखंड में? नैनीताल का। सबसे ज्यादा आग लगाते हैं यहाँ के लोग, पहले प्रतिशत में सबसे ज्यादा बंद थे यहाँ नैनीताल में। इनको बढ़िया ही नहीं लगा, ये दुख ही रहे हो के शायद से ना कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आग लगाई इन्होंने। तब हकीकत डेटा है आपके पास, नैनीताल में सबसे ज्यादा आग लगी। 17वीं वन रिपोर्ट देखना, प्रतिशत में सबसे ज्यादा बंद थे वहां। इस बार आया डेटा और चंपावत आ गया पहले नंबर। कौन आ गया? चंपा। इनको बढ़िया ही नहीं लगा, हरा भरा ना, सही नहीं लगा इनको। चलो, तो ये हो गया आपके पास प्रमुख ऑपरेशन। अब देखो साहब, कुछ आपके पास क्या है? कुछ आपके पास प्रमुख ऐप हैं। कुछ आपके पास क्या है? प्रमुख ऐप आपके पास हैं। अब प्रमुख ऐप कौन कौन से हैं साहब? तो देखो इधर, ऐप मतलब जानते हो ना, जो फोन पर रहता है एप्लीकेशन या फिर पोर्टल आपके पास कोई साइट। अब यहां पर गेम गेम खेलने के लिए बना रखा है ऐप, या चैट चूट करने के लिए। यहां पर जो ऐप बना होगा, जो पोर्टल बना होगा, वो कुछ ना कुछ सुविधाएं या लाभ देने के लिए आपको बना हुआ होगा, कुछ जानकारी देने के लिए आपको बना होगा। उत्तराखंड सरकार ने आपके पास, कहां गया वो? हाँ? कहां गया भाई वो? हाँ? डिलीट रहा हो के? हाँ? डिलीट हुआ? चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको निकाल देते हैं हम फिर से, कोई दिक्कत नहीं इसका। ये वाला था ना वो? कहाँ गया ना वो? ये नहीं, यहाँ होगा वो आपके पास। हाँ, पीडीएफ, ये है, ये आपके पास। हाँ, देखो साहब इसको, देखो। हाँ, इसमें कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है, कुछ एक आपको आपने ध्यान रखना है। देखो साहब, सबसे पहले आपके पास एक ऐप है, एक पोर्टल है जिसका नाम है नवनेत्र। क्या है पोर्टल का नाम? नवनेत्र आपके पास है। नव का मतलब क्या होता है? नव किसका पर्यायवाची है? हाँ हाँ, आकाश, आंख। नेत्र का मतलब ये हो ना, आंख, नवनेत्र। अगर उत्तराखंड में कहीं कोई आपदा घटित हो गई तो भैया आपदा प्रबंधन वालों ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है नवनेत्र। इस पोर्टल से उनके ड्रोन जुड़े हुए होंगे, वो अपने ड्रोन उस जगह पर भेजेंगे जहां आपदा आई है, और वो ड्रोन सर्वे करके लाएंगे कि क्या क्या चीजें यहां पर घटित हुई है। तो नवनेत्र ऐप का संबंध है ड्रोन द्वारा आपदा संबंधित डेटा जुटाने से, कितने लोगों की हानि हुई, क्या हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ। एक है साहब आपके पास वैणी सेना प्रोजेक्ट। वैणी सेना प्रोजेक्ट एक किसके लिए लॉन्च करा है? उत्तराखंड को स्वच्छ रखने के लिए। तो स्वच्छता से संबंधित है आपके पास कौन सा पोर्टल? वैणी सेना पोर्टल। समर्थ पोर्टल, अगर तुमको आईटीआई कॉलेज में या फिर बीटेक कॉलेज में या एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है बीटेक में एडमिशन लेने का, एमबीबीएस में एडमिशन लेने का, उसके लिए चलाया गया है मोबाइल ई कोर्ट। एक पोर्टल है मोबाइल ई कोर्ट। अब जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है ना, उसने घर बैठे
आप उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपने केस की घर बैठे जानकारी ले सकते हो। उसके लिए इन्होंने एक पोर्टल बनाया है, मोबाइल ई कोर्ट। इससे आपको उत्तराखंड हाई कोर्ट की गतिविधियों के बारे में पता चल जाएगा कि आपके केस की क्या प्रोसेस है। तो आपके पास जो मोबाइल ई कोर्ट है, इसका संबंध है उत्तराखंड हाई कोर्ट से। और उत्तराखंड हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट है जो पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया। वहां कागजों में काम नहीं होता, वहां ऑनलाइन होता अब सब काम। तो देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन है? उत्तराखंड हाई कोर्ट है। 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। देश का 21वां हाई कोर्ट है। अशोक अविंद्र देसाई इसके पहले आपके पास क्या थे? मुख्य न्यायाधीश आपके पास थे। ठीक है। राष्ट्रपति के समय कौन था मुख्य न्यायाधीश? के.एम. जोसेफ आपके पास, वो देख लेंगे। एक है साहब आपके पास होप पोर्टल। होप होप पोर्टल होप पोर्टल जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार की खबर देने के लिए आपके पास बनाया गया है। होप सर्च मारो, किन किन क्षेत्रों में भी रोजगार चल रहा है उत्तराखंड में, आपको जानकारी मिल जाएगा। तो मतलब युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाया गया है। एक है साहब आपके पास पेज रिपेयरिंग ऐप। पेंच का मतलब होता है गड्ढा, रिपेयरिंग का मतलब होता है क्या? रिपेयरिंग का मतलब क्या होता? भरना ना आपके पास, या दोबारा बनाना। तो साहब अगर आपके यहां सड़कों में गड्ढा है तो आपको पेज रिपोर्टिंग ऐप या पेज रिपोर्टिंग है यहाँ, आपको पेज रिपोर्टिंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। और साहब अगर आपके गांव की सड़कों में गड्ढा है तो आपको फोटो खींचनी है उस गड्ढे की, जगह की डिटेल्स भरनी है और सीधा मुख्यमंत्री के पास चले जाएगा फोटो। तब अगले दिन 2-4 दिन में भर जाएगा वो गड्ढा। तो मतलब गड्ढा, उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के उद्देश्य से ये ऐप आपके पास बनाया गया है। एक है 1905 नंबर, ये सीएम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको मुख्यमंत्री जी से कुछ मदद चाहिए तो आप इस पर कॉल कीजिए। तो उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1905। एक है साहब ए हेल्प पोर्टल। ए हेल्प पोर्टल, अगर आप कृषि पशुपालन करते हो, अगर आप पशुपालन करते हो तो पशुपालन में आपको जानकारी देने के लिए, पशुपालन की आपको जानकारी देने के लिए, पशुपालन के विकास की जानकारी देने के लिए आपके पास कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ उत्तराखंड में? ए हेल्प। ए हेल्प का संबंध किससे है? तो पशुधन से है। किससे है? पशुधन से। एक है साहब गौरा शक्ति ऐप, 2021 में बना था शायद से, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। अगर आप सड़क में किसी सुनसान रास्ते में चल रहे हो और आपको डर लग रहा चलने में, महिलाओं को केवल, हाँ, अगर डर लग रहा चलने में या किसी महिला को ऐसा लग रहा कोई व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा, तो अपने फोन में ये ऐप डाउनलोड करो और तुरंत क्या कर दो भैया, कनेक्ट कर दो उसको, मतलब अपना लोकेशन सब उसमें डाल दो। और बाद बाकी जैसे आपको लगता है कि आप किसी मुसीबत में फंस चुके हो तो तुरंत भैया इस ऐप के माध्यम से पुलिस को पता चल जाएगा कि आप किसी मुसीबत में फंसे हो। बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक्टिव बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। वैसे आपकी लोकेशन पूरी किसके पास पहुंच जाएगी? पुलिस वालों के पास। 2021 में शायद से लॉन्च हुआ आपके पास, देख लेना। एक है पब्लिक आई ऐप, तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए चलाया गया है ऐप। एक है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप, ये तो हमने पढ़ा भी है आपदा में। कब लॉन्च हुआ था? 2023 में, 24 में, हाँ। कब निकला था भूकंप अलर्ट ऐप? 2022 में निकला था ना। आईआईटी रुड़की के विद्यार्थियों ने इसको बनाया था। तो भूकंप की सूचना पहले दे देगा, भूकंप आने वाला, लो भाई, है ना। चलो, एक है आपके पास स्वास्थ्य गर्भ ऐप, महिला गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। एक है अपनी सरकार मोबाइल ऐप, राज्य सरकार जो भी योजनाएं चला रही है इन योजनाओं की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो राज्य सरकार की सेवाएं ऐप के माध्यम से मिलती है इस ऐप में। एक है किसान ऐप, किसानों की सहायता के लिए चलाया गया है। एक है क्लैप प्रोजेक्ट, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया आपके पास। ये कुछ आपके पास क्या है, कुछ आपके पास ऐप है, कुछ आपके पास पोर्टल है, इनको आप ध्यान रख लेना। फिर कल के लेक्चर में साहब हम आपके पास जिस चीज के बारे में बात करेंगे, कल देखो कल अपने ने क्या क्या पढ़ना है। कल फिर अपन बात करेंगे, देखो ये चीजें याद करना इनको, है देखो बहुत अच्छे से हमने जिन चीजों को आपके पास डिस्कस करा है। देखो कल हम जिस चीज के ऊपर बात करेंगे वो साहब आपके पास क्या रहेगा कल का टॉपिक हमारा। कल के टॉपिक में हम सबसे पहले जो बात करेंगे ना, वो आपके पास हम उत्तराखंड के प्रमुख विधेयक या प्रमुख कानून के ऊपर बात करेंगे कि 2023 से और 2025 तक अब तक कौन कौन से कानून बनाए हैं। प्रमुख इवेंट की बात करेंगे और आपके पास चर्चित स्थलों की बात करेंगे। किसकी? चर्चित स्थलों की। और आपके पास हम बात करेंगे प्रमुख पुस्तकों और फिल्मों की। किसकी? प्रमुख पुस्तकों और फिल्मों की। फिर जो हमारे टॉपिक बचाएंगे 1, 2, 3, आपके पास 4 और 5, इनको फिर परसों के लेक्चर में हम देखेंगे। कल क्या पता एक टॉपिक कोई ज्यादा ही पढ़ ले हम आपके पास, ठीक है।
फिर आपके पास कल को देखते हैं इसको, ठीक है। ये क्लास में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो जैसे मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, फिर आप लोग लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, आप लोग वहां से कर देना फिर इसको, ठीक है। चलो साहब।